द एवोल्यूशन पार्ट 2 जेनेटिक लोड से स्टार्ट करना था। लास्ट इससे पहले हमने यहीं तक फिनिश किया था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जेनेटिक लोड से डिफर बिटवीन द एक्चुअल फिटनेस एंड ऑप्टिमस फिटनेस। ओके, जेनेटिक लोड जो होता है डिफरेंस होता है एक्चुअल फिटनेस से और ऑप्टिमस फिटनेस से। ठीक है, इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। It can be defined as the relative deficiency in the viability or the fecundity of both viability and fecundity as compared to the which would occur of the population. For all of the most fit phenotype, the genetic load is the difference between the actual fitness and optimum fitness. The difference between caused by the presence of suboptimal genetic variation. Obvious सी बात है, जो genetic variation आएगा due to the some kind of the region, उससे जो genetic differentiation आएगा उसी के कारण जो population होगी वो actual fitness और उसकी optimum fitness दोनों में ही variability आ जाएगी। Okay. In fact, mutation arise in any species. Obviously बात है, mutation या तो वो favorable होता है या फिर harmful होता है। Most prominent mutation को harmful ही माना गया, पर mutation is the big region और big point to create a deviation, to create a variation. Okay, in fact mutant arise in any species and many of most of them are deleterious. Okay, मैंने बोला ना harmful होता है। Some of the mutant may persist in the whole population or several generation in turn between the original and the population of any species, including the best adopt and most successful ones carrying bundles of loads of genetic defect. One can distinguish between express overall and considered genetic load. Okay, ऑप्टिमल फिटनेस इन्वायरमेंट देता है। जेनेटिक डिफ्रेंसिएशन जो होता है ना, तो वो ऑब्वियसली बात है कि जेनेटिक डिफ्रेंसिएशन तो पूरी हर जनरेशन में ही होता है। जेनेटिक लोड आर 3 टाइप। जेनेटिक लोड 3 तरह के होते हैं। म्यूटेशनल लोड होगा, सेग्रीगेशनल लोड होगा और सब्स्टिट्यूशनल लोड होगा। जेनेटिक लोड को 3 भागों में डिवाइड किया गया, म्यूटेशनल, सेग्रीगेशनल और सब्स्टिट्यूशनल। ओके, म्यूटेशनल लोड क्या होता है? एडवर्स कंडीशन से वापस नॉर्मल कंडीशन में आने की कोशिश करना ना, कि जैसे अब टर्की में अर्थक्वेक आया तो वो एडवर्स कंडीशन थी, उनके लिए एडवर्स वर्स्ट कंडीशन थी वो, पर धीरे धीरे एट टाइम लगेगा, वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। जैसे नेपाल में अर्थक्वेक आया था 2000, मे बी आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स 2015 और अप्रैल ही था, 28 अप्रैल हियर अबाउट, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, बट वो वर्स कंडीशन थी। पर उन्होंने क्या करा, नॉर्मल आने की कोशिश करी, तो कम बैक मतलब वर्स कंडीशन से वापस आने की कोशिश करना, इट्स नोन एज म्यूटेशनल लोड। व्हेन रिकरेंट म्यूटेशन प्रोड्यूस डिलीशन इफेक्ट ऑन अ पॉपुलेशन कॉल्ड म्यूटेशनल लोड। सेग्रीगेशनल लोड व्हेन द जेनेटिक लोड कॉज सेग्रीगेशन ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम होमोजाइगस टू हेट्रोजाइगस। ओके, जेनेटिक लोड की वजह से पॉपुलेशन को डिवाइड कर देना, सेग्रीगेट हो जाना, जिससे जो पॉपुलेशन होमोजाइगस थी, यानी वहाँ पे एक ही जीन का फ्लो हो रहा था पूरी इंटायर पॉपुलेशन में, वो अब कन्वर्ट हो गए हेट्रोजाइगस, मतलब वो उनका आइलैंड वेरिएशन हुआ, जिससे वहाँ वो अनदर स्पीसीज के साथ इन्होंने इंटरबीट किया और वो पॉपुलेशन जो होमोजाइगस थी वो हेट्रोजाइगस हुई। द काइंड ऑफ लोड इज कॉल्ड सेग्रीगेशनल। ओके, यानी होमोजाइगस तो यानी क्वाइट वेरी करेगी, इसकी जेनेटिक जो ट्रेट है वो वेरी करेगा, और कहीं ना कहीं आई थिंक इट्स अ क्वाइट good because homozygous population is killed by entire population killed by only one virus, plus heterozygous they have a variability in the genetic level, so it's quite all population not wipe out or any kind of such one diseases. Okay, so disruptive favor segregational. Okay, obviously but the disrupt favor segregational, हाँ, because segregational में both are survive और ये homo not survive. Okay, here I mention example अफ्रीका, हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन एस सर्वाइव, मतलब जो अगर दोनों ही सेंसिटिव होंगे तो डाई ऑफ हो जाएगा मलेरिया से, पर एक म्यूटेंट होगा और एक एक्टिव फॉर्म होगा, तो म्यूटेंट की वजह से कि सेल में एक प्लैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें मलेरिया का जो वायरस होता है, मलेरिया जो हमारा प्लाज्मोडियम होता है, उसके प्लाज्मोडियम जो होता है वो उसमें सेक ऑफ हो जाता है, और जिससे उसका वाटर मतलब प्रॉपर ऑक्सीडेज ना होने की वजह से वो बस्ट हो जाता है, और वो जो म्यूटेशन की वजह से ही वहाँ पे पर्सन सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट वन सब्स्टिट्यूशनल लोड की। डायरेक्ट सिलेक्शन फेवर सब्स्टिट्यूशनल लोड, यानी सब्स्टिट्यूशनल लोड का जो होता है ना वो इस तरह जाता है, मतलब एक ही एरा फेवरेबल होगा। ठीक है, it consists relatively number of deaths and lack of the birth which in population must allow to order to progress from the original new state of fitness replaced to L, मतलब वो completely जो नया population survive कर रहा है वो completely replace कर देगा पुराने वाले को। यानी कि small giraffe are completely replaced by long giraffe neck।
here we put a example only. Okay, now we come on mimicry. It also called selection process, in which two or more species that may be related or unrelated to mimic each other to escape from the predator. This is the convergent process. Relatively aposematism is the warning signal. Both species camouflage each other. Predation की बात करते हैं. In the case non poisonous species mimic the poisonous species called predation mimic. मतलब अगर दो ट्विंस मान के चलिए, ठीक है, पर एक जो है वो टूवर्ड द अर्थ है और एक टू मच एंग्री पर्सन है, तो एंग्री वाले से तो सब डरेंगे, कोई नहीं बोलेगा, पर टूवर्ड जो अर्थ जो होगा उसको सब इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे ना, सप्रेस करने की कोशिश करेंगे. तो वो भी कुछ ऐसा उसने अपना मेंटेनेंस कर लिया, मतलब ऐसे अपना ड्रेसअप कर लिया कि वो भी लगने लगा गुंडा वाला भाई की तरह, तो उसको कोई फिर नहीं छेड़ेगा. ओके, तो हियर इज द एग्जाम्पल. कोरल स्नेक पॉइजनस होते हैं, हमें मालूम है. उसकी बॉडी जो होती है वाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप्स लाइक होती है और बहुत पॉइजनस होते हैं. उनकी मिमिक करी स्कैरेट ने जो नॉन पॉइजनस होता है, और उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कुछ एज लाइक अ कोरल स्नेक ही. ओके, इट इज़ अ ट्रू टाइप ऑफ मिमिक. मिमिक का एक बेसिक सा फंडल होता है कि जो मॉडल होता है वो मिमिक की कंसंट्रेशन, मॉडल की कंसंट्रेशन ऑलवेज भी मोर देन मिमिक होनी चाहिए, और दोनों का ही जो फूड एरिया है वो कभी भी ओवरलैप नहीं करना चाहिए. ओके, अब बात करते हैं माइक्रो एवोल्यूशन ऑफ स्पेसिएशन. ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कॉल्ड माइक्रो एवोल्यूशन. स्पीसीज कैन बी थ्री टाइप: रिप्रोडक्टिव और आइसोलेशन, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन और क्लाइडोजेनिक. माइक्रो एवोल्यूशन इज एसेंशियल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज एंड अकम्पेनिड बाय इवेंट. रिप्रोडक्शन आइसोलेशन कैन अकर इन द वैरायटी ऑफ द वे. रिप्रोडक्शन आइसोलेशन द की ऑफ क्लाइडोजेनिक स्पेसिएशन. क्लाइडोजेनिक स्पेसिएशन है टू मोड्स: एलोट्रॉपिक स्पेसिएशन एंड सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन. सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन सेम एरिया में भी रिप्रोडक्टिवली रिप्रोडक्शन आइसोलेट हो जाना इज नॉन सिम्पेट्रिक, बट ड्यू टू द दे हैव नो रिप्रोडक्शन together each other due to the geographical barrier is known as the allopatric. Macroevolution involve both rapid and the gradual diversion. एक जगह रहते हुए भी reproductive variate टू टाइप पर प्री एंड पोस्ट जाइगोटिक. प्री जाइगोटिक जिनका जब हम ब्रीड करवाते हैं मेंडेलियन रूल में, तो जब जो उनकी सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है उसको F1 से मेंशन करते हैं. जिनका F1 सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा तो उनके पार्टनर रिप्रोडक्शन टाइम चेंज कर दे और इन द सेम एरिया कॉल्ड प्री जाइगोटिक. ओके, और जाइगोटिक मतलब उनका F1 तो सर्वाइव करके पर F1 जो हो गया वो इम्पोर्टेड हो गया, तो वो आगे अपनी जनरेशन को मेंटेन नहीं कर पाएगा, उससे कहेंगे पोस्ट जाइगोटिक. स्पीसीज द सिंगल लाइन ऑफ डिसेंडेड लाइनेज विद द यूनिक जेनेटिक थ्योरी दैट मेंटेन द डिस्ट्रक्टिव आइडेंटिटी फ्रॉम द लाइनेज. Okay, it work from the both sexual and asexual, but can hand to clearly define the agree upon destructive identity. If F1 survive but not must more survive और स्ट्रेल, तो उनका पार्टनर चेंज कर दिया जाएगा. सेम एरिया कॉल्ड पोस्ट रिप्रोडक्शन. एक जगह रहते हुए भी एक दूसरे का रिप्रोडक्टिव इनकेपेबल, तो उसको बोलते हैं हम लोग ये बोलते हैं सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन. ओके, अब बात करते हैं, इनको मेंशन किया गया, मैंने इजीली मेंशन किया इनके चार्ट. रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मैकेनिज्म हाउ इट वर्क. प्री जाइगोटिक बैरियर प्रिवेंट करेंगे फर्टिलाइजेशन को, वो एक जो एक दूसरे से को फर्टाइल ही नहीं कर पाएंगे. हैबिटेट आइसोलेशन चेंज स्पीसीज सिमिलर है, रिप्रोडक्टिव डिफरेंट हैबिटेट कर दो कि उनका रिप्रोडक्शन जो एरिया है वो डिफरेंट है. टेम्पोरल मतलब टाइम चेंज कर लो, किसी का ब्रीडिंग पीरियड जो है वो इन समर है, किसी का ब्रीडिंग पीरियड वहाँ पे इन विंटर है, तो जब टेम्पोरल आइसोलेशन हो जाएगा तो वो क्वाइट इनब्रीड हो जाएंगे एक दूसरे के लिए. बिहेवियर आइसोलेशन कर दिया, सिमिलर स्पीसीज है पर उनका कोर्टशिप बिहेवियर अलग कर दिया. कोई अट्रैक्ट करने के लिए फीमेल को साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, कोई नेस्ट क्रिएट कर रहा है, तो उनका कोर्टशिप बिहेवियर मैकेनिकल मतलब उनके ऑर्गन्स का डिफरेंट स्ट्रक्चर चेंज कर दिया. फिर गैमेटिक आइसोलेशन, गैमेट ऑफ सिमिलर स्पीसीज बाई केमिकली इनकम्पैटिबल. अब पोस्ट जाइगोटिक की बात करते हैं. रिड्यूस वायबिलिटी ऑफ फर्टाइल, मतलब हम मोस्टली चांस करेंगे अगर वो फर्टाइल कर गए तो जिनका F1 है वो बने ना, अगर बन जाता है तो वो हाइब्रिड हो. हाइब्रिड इनवेबिलिटी, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड डाई एट अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ऑब्वियसली वी नो दैट कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं मोस्ट फेवरेबल चांसेस होते नहीं है कि वो सर्वाइव कर पाए ना. फिर हाइब्रिड स्टेबिलिटी, वो डाई ऑफ हो जाएंगे. अगर वो बहुत इफेक्ट करने पे वो स्टेबल भी हो गए, सर्वाइव भी कर गए, पर वो स्टेराइल हो जाएंगे, यानी वो मतलब अनकेपेबल हो जाएंगे फर्टाइलेशन के लिए. ओके, हाइब्रिड ब्रेकडाउन ऑफ स्प्रिंग ऑफ इंटेस्पिरी हाइब्रिड हैव अ प्रॉब्लम रिप्रोडक्शन आइसोलेशन कैन अकर इन द वेरिएबिलिटी ऑफ द वेज. रिप्रोडक्शन आइसोलेशन मीन्स ऑफ द प्रिवेंट जीन फ्लो बिटवीन टू स्पीसीज, फ्लो ऑफ न्यू स्पीसीज टू evolve from the existing sexual reproduction species. There must be a reproductive isolation mechanism in place. Two type, pre-zygotic barrier or post-zygotic. We already discussed about that. Prevent fertilization formation between gamete form two species known as a pre-zygotic, और reproductive isolation isolate करना after fertilization, उनको हाइब्रिड करना ताकि वो उनका जो रिप्रोडक्शन ब्रेकडाउन हो सके, वो स्टेराइल हो या इनवेरिएबिलिटी हो जाए, वो पोस्ट जाइगोटिक रिप्रोडक्शन कहलाता है, पोस्ट जाइगोटिक बैरियर कहलाता है. ओके,
Now here come another one topic. Reproduction isolation give rise to the sympatric species, is also give rise to cladogenic. We know that the sympatric and allopathic is the best example of the cladogenic speciation. Two type of speciation, anergenic or cladogenic. If we talk about anergenic speciation, it is the gradual change. Gradual change वो होते हैं जो बहुत slow change होते हैं, और one species into the new form. And the new species replace old form, so the number of species does not change. मतलब new species जो है वो replace करके ही old को आई है, और बहुत slowly ये changement हुआ है. तो चेंजमेंट होने की वजह से ओल्ड वाइप आउट हो गई और न्यू कंप्लीटली आ गई. तो न्यू स्पीसीज ने ओवरकम कर लिया ओल्ड को, कोई भी ओल्ड नहीं बचा है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज नहीं बढ़ेगी, चेंज मतलब कांस्टेंट है. मतलब जितने 10 पहले थे, 10 पहले वो मर गए, चेंज होते होते जो 10 नए आए वो कंप्लीटली उन्होंने पुरानों को रिप्लेस कर दिया, पुरानी मरी नई बनी. सो नो न्यू नंबर इंक्रीज. ओके, अब क्लाइटोजेनिक व्हेन टू और मोर स्पीसीज अराइजेस फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर एंड एनी पॉइंट ऑफ द टाइम एंसेस्टर एंड स्पीसीज आर प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड क्लाइटोजेनिक. मतलब कोई स्पीसीज नई ओरिजिनेट हुई है पुरानी से, और वो नई भी है साथ में वो पुरानी भी है, क्योंकि वो एक्सटेंट नहीं हुई है. तो क्लाइटोजेनिक में दोनों ही सर्वाइव करेंगे. ब्रांचिंग एवोल्यूशन अकर व्हेन टू और मोर स्पीसीज आर प्रेजेंट वे ओनली वन एक्सिस्ट बिफोर द स्पीसीज शेयर अ कॉमन एंसेस्टर. पुराने भी थे नए भी थे, तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑब्वियस सी बात है वो बढ़ जाएगी. अब बात करते हैं क्लस्टर ऑफ स्पीसीज दैट शेयर अ कॉमन एंसेस्टर इज कॉल्ड क्लाइडा. क्लाइडोजेनिक इंक्रीज द नंबर ऑफ स्पीसीज. क्लाइडोजेनिक हैव अ टू डाइवर्सिफिकेशन, sympatric, allopatric, same habitat, no reproduction is known as sympatric. Due to geographical barrier they are unable to reproduction is called allopatric. Due to the pre and post zygotic this is called a sympatric. sympatric के अंदर प्री और पोस्ट आएंगे, क्योंकि सेम एरिया में रहते हुए भी क्या रीज़न है कि वो इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके अंदर आते हैं प्री zygotic and post zygotic barrier. Okay, polyploid is the region of sympatry. Microevolution evolved rapid and the gradualism. Okay, अब ए से ए इज द कॉमन एंसेस्टर फॉर बी एंड सी. रैपिड फॉर्म में टू न्यू स्पीसीज बन गई, तो ये दोनों भी एग्जिस्ट करें. ये तो क्लाइडोजेनिक है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ेगी. और अगर ये ए, तो इसको क्लाइडोजेनिक बोलेंगे. अगर ए ने अपने आप को चेंज कर करके ग्रेजुअली दूसरा नया स्पीसीज बनाया, तो ये तो एक्सटेंट हो गया, ये सर्वाइव कर रहा है, तो इसे एनाजेनिक बोलेंगे. ओके, रैपिड फॉर्म न्यू स्पीसीज कॉल्ड रैपिड. यहाँ पे रैपिड चेंज हो रहा है, तो उससे बोलेंगे पंचुएटेड इक्विलिब्रियम. ओके, एंड फॉर्मेशन न्यू स्पीसीज विद स्लो चेंज इज कॉल्ड ग्रेजुअलिज्म. Now we come paraphyletic speciation. Phylogenetic tree के बारे में यहाँ डिस्कशन करेंगे. टू सबस्टेट पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज लिविंग द वेरी क्लोज एंड एडजस्टेबल एरिया विदाउट वेरी any geographical barrier. These species do not possess this adjacent area. It is a different from the allopathic in term of visible geographical barrier and different from the sympatric species term living in same habitat. अब बात करते हैं ring species. A ring species is the situation when two populations which do not interbreed in the same region and are connected by geographical range of population that can interbreed. Both are interbreed, but these are not interbreed. These two interbreed, but these two are not interbreed. That why its theory name is ring species. जिन लोगों के साथ रह रहे हैं वो interbreed कर सकते हैं, पर जो उनके साथ interbreed नहीं करेंगे जो उनसे originated हुए. Okay, allopatric one population become geographically separated. Sympatric species achieve reproduction isolation on the same geographical area. What is the phylogeny? अब हम बात करते हैं phylogeny. Relationship of species based on their common ancestor is called as phylogeny. Two kind of phylogeneity, vertical or horizontal. Here it mentioned vertical and there is the horizontal. Node it shows two common ancestor. मतलब अगर A से B और C और arrive हो रहे हैं, तो A से जो B और C ये जो है ये node कहलाएगा. Okay. Cluster of species share common species called clada. Formation of species from ancestor fast, punctuated, slow, gradualism. Here number of species not change. Here number of species changes. Okay, it's known as angioplasty. It's known as I forget the name, how dumb I am. Anagenic and sympatric. Okay, here terminal node and contemporary taxa. Internode and sister taxa, two kind of evolution node. Hey, there is the hierarchy. Phylogenic, cladogenic classification reflect evolutionary theory. Only object term of the classification. Organs share true evolution history regard of our by discussion of how to classify them. Darwin origin theory suggests the evolution occurred gradually. There is some fossil evidence for but in many cases there is a lack of transitional form. The fossil record in very nature in the incompatible, which would explain some of the lag and transition form. Okay, fastly change, punctuated, slowly change, gradualism. Here type of phylogeny. If we don't know as a monophyletic, so they include all the ancestor and all the descendant, include all ancestor and all the descendant. If we talk about the paraphyletic, so include एंसेस्टर एंड सम बट नॉट ऑल ऑफ डिसेंडेंट. मतलब एंसेस्टर तो सारे इंक्लूड करेंगे पर उसके डिसेंडेंट इंक्लूड सारे नहीं करेंगे. इफ़ वी टॉक अबाउट
पॉलीफेटिक तो इंक्लूडेड टू कन्वर्जेंट डिसेंडेंट बट नॉट देयर कॉमन। दो अलग अलग डिसेंडेंट हम सेलेक्ट करेंगे और उन दोनों का ही कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। मोनोफिलिक ईच ऑफ द स्पीसीज इन द इकाइनोडर्म इज द गुड मोनोफिटिक। देयर इज द एग्जांपल एस्टेरॉयड ऑफ इनरॉयड इकाइनिडिया। if you really learn echinoderm, you know it's the best way teach me with my from my friend. They all of the family members are belonging, they have just and name is idea. Okay, idea. Paraphyla. Foxes are the paraphyletic to dogs, wolves, jackals. Because taxonomy unit lizard, paraphyletic unit snake, squads, lizard plus snake. Monophyletic bird more closely related to crocodile than to other extant vertebrate. Archosaurus bird plus crocodile. Reptile is the paraphyletic to apes. Now we are going on terminology. Plesiomorphic character state found in the ancestor of group. Plesiomorphic derived character state is descendant of group. Apomorphic shared ancestor character synplesiomorphic shared derived ancestor trait include homology is synapomorphic. Polarity distinguish ancestor for the derived as a human polarity. Polarity can be said by outgrowth of comparison. Shared any derived character from ancestor is called synapomorphy. See the circle but pink not small. Okay. Now move on the here we mention. Okay, it's the resting parsimony. Minimum number of stems required to stabilize most acquired phylogeny or sympatric speciation to stabilize a phylogeny is called a principle of parsimony. The best trick to know which one is the correct parsimony, you count down the numbers of the lines and which one is used less number of the lines, he was the winner. Okay, it is the best way to find the any question related about the parsimony. Okay, minimum number of the step required to stabilize most acquired phylogeny or simplistic explanation, the stability of phylogeny is called a principle of parsimony. Okay, so it's all for that. Today's enough for today. Okay, bye bye, we meet together tomorrow. Bye bye, take care yourself. I know I will try to do my best. Bye bye.